धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है। कहाँ गए स्टूडेंट्स आज? नहीं सर, मैसेज तो हो गया है, कर दिया है। चलो आज तो अपन पढ़ेंगे, अब जितने भी रहे। जी सर। सर जी ग्रुप में मैसेज आया था कि मतलब 17 से 23 तारीख तक क्लासेस नहीं लगेंगी। अच्छा, ऐसा आया था? हाँ जी, 17 से 23 तक। हाँ जी। कौन से ग्रुप में गया था भाई कृष्ण कुमार जी? पता नहीं सर, 1 मिनट रुको, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। नहीं, सोमवार तक छुट्टी था, मात्र सोमवार तक छुट्टी था, ये बता दिया गया था। अच्छा, सोमवार तक छुट्टी था। अच्छा अच्छा, चलो तो। अरे जायगोट बोले तो ये भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है क्या? जायगोट जायगोट वाला जो है सर, ये जायगोट बोले तो भ्रूण बनने वाली। जाइगोट का मतलब भ्रूण होता है, बेबी जो बनता है। यस सर, थोड़ा वही कंफ्यूज हो गया था। हाँ सर, वो 17 की छुट्टी बस दिखा रखी थी, मेरे उसमें दिक्कत हो गई थी। ठीक है, चलो आज अपन अब आ गए हैं, 51 स्टूडेंट भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं अब। जी सर, जी बिल्कुल सर, पढ़ाई है ना। दोपहर की क्लास में तो हो गए थे 60-65 स्टूडेंट हो गए थे दोपहर की क्लास में। अच्छा, आज लगी है दिन में? हाँ, 11 बजे वाली क्लास लगी थी। अच्छा, ठीक है। चलो 9 वाली नहीं लगी थी, 11 वाली लगी थी। चलिए ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल म्यूट कर लीजिए, शुरू करते हैं अपन जल्दी से, थोड़ा सा पढ़िए। देखो, अपना माइटोसिस डिवीजन हो गया, मियोसिस डिवीजन हो गया। अब जल्दी से अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, बस आज ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, डिफरेंस और देख लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से माइटोसिस और मियोसिस को समझ सके, है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, उसको अपन इस तरह से 2 लाइन में पढ़ लेते हैं। एक में हम लिखेंगे माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, और मियोसिस एक साइड हम लिख देते हैं मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में डिवीजन देखिए, पूरा हम जो है देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशियल वे में भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में डिफरेंशियल वे में पूछ ले माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला डिफरेंस हम अच्छे से जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन एक ही बार होता है, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन ओनली वन टाइम। माइटोसिस में क्या है, सेल डिवीजन ओनली वन टाइम, एक ही बार होता है ना। याद करिए, हमने बताया था कि माइटोसिस में क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, आप लोग प्लीज है ना म्यूट रखें। ये एक सेल है, इसमें मान लो 10 क्रोमोसोम्स है, और ये क्या करेगी, ये आगे चल के 2 सेल बनाएगी इस तरह से। तो इसमें भी क्या होगा, 2 सेल बनने के बाद इसकी जो डॉटर सेल रहेगी, यहाँ भी कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 10 क्रोमोसोम्स रहेंगे, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे एक सेल की आ गई, एक ही आ गई, यहाँ भी 10 सेल रहेंगी, यहाँ भी जो है 10 क्रोमोसोम्स रहेंगे माइटोसिस के बाद। तो सेल का डिवीजन कितनी बार हुआ, यहाँ पर एक सेल थी तो वो क्या बन गई, 2 सेल यहाँ पर बन गई, जिसमें क्रोमोसोम्स कितने थे, सेम थे। तो यहाँ पर सेल डिवीजन ओनली वन टाइम्स देखने को मिलता है, एक बार देखने को मिलता है हमें। जबकि मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन 2 टाइम्स होता है, यहाँ पर 2 टाइम्स में सेल डिवीजन 2 टाइम्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन 2 टाइम्स हो रहा है। किस तरह से, देख लीजिए, जैसे एक ये सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 10 क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। और क्या हो रहा था यहाँ पर, ये क्या करेगी, आगे चल के 2 सेल बनाएगी इस तरह से, इसमें 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसमें 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे, है ना, हम जानते हैं। फिर क्या होगा,
ये फिर 5 क्रोमोसोम्स वाली जो सेल रहेगी ये अगेन डिवाइड करेगी, इसमें भी 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। जैसे हमने देखा था। प्लीज आप लोग म्यूट करें, जिनका भी अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट करें। किसका अनम्यूट है? प्रभुनाथ जी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन हमें कितनी बार देखने को मिल रहा है? 2 टाइम, मतलब 2 टाइम्स। 10 सेल थी, ये आगे चल के क्या करेगी? 2 सेल में डिवाइड होगी तो 5-5 सेल बनेगी। और फिर ये 5 सेल वाली जो फिर से जो उसकी डॉटर सेल रहेगी ये अगेन क्या करेगी? डिवाइड करेगी। और इनमें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स की संख्या जो रहती है वो सेम रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारी हो जाती है मियोसिस 1। और नीचे जब अगेन ये डिवाइड हो रही है तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस 2 बार, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 स्टेजेस में क्या होती है? ये पूरी होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही हमने लिखा है, सेल डिवीजन 2 टाइम्स। देन नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल, इन डॉटर सेल इज सेम। है ना? क्रोमोसोम्स की संख्या जो रहती है वो यहाँ पर चेंज नहीं होती। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज सेम, मतलब जो क्रोमोसोम्स इसकी मदर सेल में रहते हैं डिवाइड होकर जो डॉटर सेल बन रही है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा? तो वही क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा जो कि इसकी पेरेंट सेल में थी। लेकिन मियोसिस में जब हम जाएंगे तो मियोसिस में हम क्या करते हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हैव इन डॉटर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ, हैव भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ, आधे हो जाते हैं, हाफ डॉटर सेल, इन डॉटर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो रहा है, किसमें? डॉटर सेल्स में। नंबर थर्ड जो है, जो इसका डिफरेंस है, इट इज एसोसिएटेड ग्रोथ एंड हीलिंग। ये क्यों हो रहा है? माइटोसिस क्यों होता है? हम ये भी जानते हैं माइटोसिस क्यों हो रहा है? बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि जब तक माइटोसिस नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी की क्या है? ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं, जाइगोट को देखते हैं, जैसे ही ओवा और स्पर्म फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, वो धीरे 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 क्या करेगा? ग्रो करेगा, धीरे धीरे एक ह्यूमन बीइंग का शेप लेगा, है ना? एक मनुष्य का आकार लेगा। तो ये जो ह्यूमन बीइंग का शेप ले पा रहा है किस कारण से? माइटोसिस डिवीजन के कारण से, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो ये किससे एसोसिएटेड होता है? इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड हीलिंग। हीलिंग का क्या मतलब हुआ? कि जैसे कि यदि हमें कहीं कट लग जाता है, कट लगने के बाद वो हील हो जाता है ना? वहां पर सेल्स की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद वो क्या होता है? स्कार जो बना हुआ है, जो कट, जो सेक्शन बना हुआ है, वहां पर क्या बन जाएगा? ग्रोथ हो जाएगी और वो स्किन के कांटेक्ट में आके टच होके वो जुड़ जाएगा। तो ये क्यों हो पा रहा है? ये भी माइटोसिस के कारण हो पा रहा है। तो इट इज एसोसिएटेड ग्रोथ एंड हीलिंग। तो यहाँ पर थर्ड डिफरेंस क्या आ गया? इट इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड, it is associated with growth and healing, with growth, it is associated with growth and healing। आप लोगों के अभी भी म्यूट नहीं है, रुकिए जरा, उन लोगों को हम बाहर कर दें जिन लोगों के म्यूट नहीं है, इससे बड़ा डिस्टर्ब होगा।
चलिए, तो इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड हीलिंग। ये ग्रोथ और हीलिंग से क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। बट मियोसिस में जब हम जाते हैं तो मियोसिस क्या है, ये क्या कर रहा है, इसका पर्पस क्या होता है, गैमेट्स को बनाना, ठीक है ना। जो हमारे गैमेट्स हैं, जैसे कि टेस्टिस और क्या हुआ, ओवरी, और टेस्टिस और ओवरी क्या बना रही है, स्पर्म बना रही है, ओवरी क्या बना रही है, ओवा बना रही है, मतलब एक बना रही है। इसका मेन पर्पस क्या है, इट पर्पस इज टू गेट गैमेट्स, गैमेट्स को प्रोवाइड कराना। इट पर्पस, इसका थर्ड क्या हो जाएगा, इट पर्पस is get gamete, get to gamete. Example, sperm and ova. Example, sperm and ova. इसका मेन पर्पस है गैमेट्स को बनाना, ठीक है ना। देन हम जानते ही हैं स्पर्म में क्या होता है, जब स्पर्म मैच्योर स्पर्म बनता है तब क्या होगा, मैच्योर स्पर्म बनने के बाद उसके अंदर क्या होगा, हाफ क्रोमोसोम्स की संख्या आ जाती है ना। ओवा में भी क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स हमें स्पर्म में मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हमें ओवा में मिलते हैं। तो ये दोनों बने कैसे हैं, मियोसिस डिवीजन के द्वारा बने, है ना। उसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ था, मतलब स्पर्म में मियोसिस डिवीजन हुआ, तब जाके क्या हुआ, इसमें 23 क्रोमोसोम्स आए और ओवा में भी कितने, 23 क्रोमोसोम्स आए, ठीक। देन आगे, अब ये किस तरह की सेल्स में देखने को मिलता है, माइटोसिस हमेशा सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। तो ये मिलेगा सोमेटिक सेल्स में। तो इट अकर सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल जो हमारे बॉडी की सोमेटिक सेल है, उन्हीं सेल्स के अंदर क्या होगा, ये देखने को मिलेगा हमें सोमेटिक सेल। जबकि बात करें हम मियोसिस की, तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है। टेस्टिस क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवा क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये हमेशा हमें इट अकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, तो ये हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलेगा। अब माइटोसिस में देखें तो माइटोसिस में एक बार जब माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, तब इससे लास्ट में हमें कितनी सेल्स देखने को मिलती हैं, एक सेल से यहाँ पर 2 सेल्स बन जाती है। माइटोसिस में क्या हो रहा है, जब डिवीजन होगा तब एक सेल से वो 2 सेल्स में बन जाती है। तो यहाँ पर हमें 1 सेल, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 सेल इज divided and get 2 सेल। एक सेल जो हो रही है वो डिवाइड हो रही है, 1 सेल इज डिवाइड एंड गेट 2 सेल। एक सेल डिवाइड होकर हमें कितनी सेल दे रही है, 2 सेल्स दे रही है ना। इसी तरह से हो रहा था ना, यहाँ देखिए ये एक सेल थी, इसके अंदर 5 क्रोम, इसके अंदर मान लो 6 क्रोमोसोम थे, तो ये डिवाइड हो जाएगी, यहाँ कितने 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, सॉरी यहाँ भी 6 क्रोमोसोम्स रहेंगे, यहाँ भी 6 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो इसी तरह से हो रहा था ना, एक सेल ने डिवाइड होके क्या करा, हमें 2 सेल दे दी। तो वही हमने लिखा है 1 सेल इज डिवाइडेड एंड गेट 2 सेल, हमें 2 सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं और वो सभी सेम रहती हैं। दे आर, इसमें और आगे हम क्या जोड़ सकते हैं, 2 सेल्स which are same, which are same का क्या मतलब हुआ, which are same का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 6 सेल्स वाली जो हमारे पास जो 6 क्रोमोसोम्स वाली जो सेल थी, इसने अगेन जब डॉटर सेल बनाई तो ये डॉटर सेल सेम इसी की तरह देखने को मिलेगी। मतलब इसके जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो सेम कैसे रहेंगे, इसी सेल की तरह रहेंगे, कोई भी कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा ये जो दोनों सेल हमें देखने को मिल रही है, ये सेम इसी की तरह है, कोई भी चेंजेस हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो वही चीज हमने लिखी है, 1 सेल इज डिवाइडेड एंड गेट 2 सेल विच आर सेम, जो कि सेम रहेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम देखेंगे
तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 सेल इज डिवाइडेड एंड गेट 4 सेल। यहाँ पर एक सेल डिवाइड होके क्या कर रही थी, यहाँ पर 1 सेल is divided and get 4 सेल। यहाँ पर एक सेल डिवाइड होके क्या कर रही है, 4 सेल में डिवाइड हो रही है। मतलब यहाँ पर हमें 2 सेल मिलती है, यहाँ पर हमें 4 सेल मिलती है। देखिए इस तरह से होता है। हम जानते हैं यहाँ पे मान लो 6 सेल वाली एक कोई जो है सेल, 6 क्रोमोसोम्स वाली कोई सेल है, ये डिवाइड होगी, इधर कर देते हैं, ये डिवाइड होगी। डिवाइड होके यहाँ पर क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी, यहाँ भी 3 रहेंगी, यहाँ भी 3 रहेंगी। अगेन ये तो हो गया हमारा मियोसिस 1। अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, तो यहाँ पर 2 सेल बनेंगी जिसमें 3-3 क्रोमोसोम्स रहेंगे। अगेन यहाँ भी क्या होंगे, 2 सेल्स बनेंगी जिसमें 3-3 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो ऐसे हमारे पास कितनी सेल मिल गई, हमें मिल गई 4 सेल, 1 2 3 4। मतलब एक सेल ने कितनी सेल बना दी, 4 सेल बना दी। तो वही हमने लिखा है 1 सेल इज डिवाइडेड एंड गेट 4 सेल। देन अब ये जो 4 सेल है ये डिफरेंट रहती हैं मदर सेल से। ये जो हमारे पास 4 सेल मिली है, ये जो हमारे पास 4 सेल मिली है, ये चारों के चारों सेल डिफरेंट है किससे, मदर सेल से, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट सेल से। तो आगे हम इसमें और जोड़ दें, विच आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल, विच आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल। यहाँ पर तो सेम थी, पेरेंट सेल से बिल्कुल समान थे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पेरेंट सेल से क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। नेक्स्ट जो है इसका डिफरेंस देखें माइटोसिस में। अब देखो, अब प्रोफेज की जब हम बात करते हैं तो माइटोसिस का जो प्रोफेज था, देखो चारों में कितने फेज थे, 5 फेज हमने पढ़े थे ना, प्रोफेज 4 फेज पढ़े थे। प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था और टीलोफेज था। इस तरह से हमने 4 फेज पढ़े हुए थे, जो माइटोसिस में भी पढ़े और मियोसिस में भी पढ़े। लेकिन यदि हम माइटोसिस का प्रोफेज देखें तो काफी छोटा था, उसके अंदर अगेन कोई फेज नहीं थे, है ना, और वो कम टाइम में भी जल्दी से कंप्लीट हो जाता था। मतलब माइटोसिस में जब प्रोफेज चल रहा होता है बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि उसके अंदर अगेन ज्यादा और कुछ स्टेजेस है नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोफेज इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर क्या है, प्रोफेज जो था वो क्या था, स्मॉल था। इन इट प्रोफेज इज वेरी स्मॉल। प्रोफेज इसमें क्या है, वो छोटा है। इन इट प्रोफेज इज वेरी स्मॉल, काफी छोटा प्रोफेज देखने को मिलता है। जबकि हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस का प्रोफेज कितना बड़ा है और वो टाइम भी ज्यादा लेता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इन इट प्रोफेज इज लॉन्ग या लॉन्गर। इन इट प्रोफेज इज very long. It has again 5 sub stages। चाहो तो उसके नाम भी लिख सकते हो। 5 सब स्टेजेस कौन सी होती हैं, वही सब जो हमने पढ़ा है। कौन कौन सी स्टेजेस हमने पढ़ी, जाइगोटीन हुआ था, लेप्टोटीन हुआ था। पहली स्टेज कौन सी थी, लेप्टोटीन थी। फिर कौन सी थी, जाइगोटीन थी। फिर थी पैकिटीन थी, फिर डिप्लोटीन थी और लास्ट में क्या थी, डाइकाइनेसिस। तो वही चीज हमने लिखी है, इन इट प्रोफेज इज वेरी लॉन्ग। इसके अंदर प्रोफेज काफी लॉन्ग होता है। इट हैज अगेन 5 सब स्टेज, जिसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी सब स्टेजेस है, फिर से उसको एक बार सुन लीजिए। लेप्टोटीन थी, फिर सेकंड क्या थी, जाइगोटीन थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या थी हमारी, पैकिटीन थी। फिर क्या थी, डिप्लोटीन और लास्ट में क्या थी, डाइकाइनेसिस। तो ये 5 हमने सब स्टेजेस में देखी थी। देन अगला देखें हम, अब सबसे पहले हम इसमें देखें मियोसिस के अंदर, इसको ऊपर वाला हम मिटा दें।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर लिखेंगे बाकी के दो और बचे हुए हैं डिफरेंस, तो वो ऊपर लिख लेंगे हम। ये नीचे दिख रहा है बोर्ड, नीचे लिख से। सर फोर्थ स्टेट बताना एक बार, फोर्थ स्टेट बताना सर एक बार फिर से सुन लीजिए पूरी। पहली है लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पैकिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन और लास्ट है डाइकाइनेसिस। चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना, कि 5 सब स्टेजेस कौन कौन सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहीं पे नीचे ही कर देते हैं या फिर यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर इसको मिटा देते हैं। ये हमारा मियोसिस है, ये हमारा माइटोसिस है। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 नंबर का डिफरेंस यहाँ लिख दे रहा है ऊपर हम। अब क्या है सेवंथ में, सेवंथ जो इसका डिफरेंस है, तो सेवंथ डिफरेंस पहले हम क्या देखेंगे, इसका देखेंगे, मियोसिस का देखेंगे। कि हमने मियोसिस में देखा था 2 स्पेशल प्रोसेस चल रही थी यहाँ पर, जिसे हम क्या बोल रहे थे, साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्या देखा जाता है, इन इट क्रॉसिंग ओवर एंड साइनेप्सिस in it crossing over and synapses is a very important process। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी, एक तो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है, दूसरा हमें साइनेप्सिस देखने को मिल रहा है। और ये हम अच्छे से जान चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और साइनेप्सिस क्या होता है। तो हमें मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस एक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है ना। और इसके द्वारा ही क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंशिएशंस आते हैं। तो जबकि यहां पर ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, जो है लिख सकते हैं, it is not seen in this। तो क्या in this, क्या मतलब ये है ना, क्या in it crossing over and synapsis is a very important process। मतलब क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस मियोसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जबकि इट इज नॉट सीन, जबकि माइटोसिस में ये देखने को नहीं मिलता है ना। माइटोसिस में होता ही नहीं है क्रॉसिंग ओवर और क्या साइनेप्सिस मतलब पास आना, और नीचे के जो क्रोमेटिड रहते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। और क्यों करीब आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले वहां, ठीक है ना। सर इसका एग्जाम्पल, सर माइटोसिस का इसका एग्जाम्पल जैसे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी जहां से अंगूठा कटेगा तो अंगूठा ही निकलेगा, उसमें दांत नहीं आएगा, ऐसा है ना सर। हाँ बिल्कुल, अंग कट गया, अंगूठा के जगह अंगूठा ही आएगा, दांत नहीं निकलेगा। अगर क्रॉस हो जाए तो उसमें फिर हाँ बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ अगर कट जाए, मान लो हमारा स्किन में कहीं कट जाए, तो वहां पर स्किन ही आएगी ना, वहां पर कोई नई चीज तो नहीं आएगी कटने के बाद। वो इसीलिए ही क्योंकि वो सेम है ना, सेल्स जो क्रोमोसोम से वो सब कुछ सेम है। मतलब जैसी मदर सेल थी वैसी इसकी डॉटर सेल रही है, तो इसलिए वो सेम थी, ठीक है ना। चलिए आगे, अब लास्ट और देख लेते हैं 8, 8वां 8, तो यहां भी 8। तो 8 में क्या है, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है, वो इसी से रिलेटेड है ना। क्रॉसिंग ओवर होता है और साइनेप्सिस जब होता है, तब इसके द्वारा ही हमें क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशंस आर सीन इन नेक्स्ट जनरेशन। differentiations are seen in next generation
जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, किसमें? क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस के द्वारा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट सीन, इट इज नॉट सीन, ठीक है ना, इट इज नॉट सीन, जबकि यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गए डिफरेंस, कुछ 8 डिफरेंस है जो कि मेन इंपोर्टेंट डिफरेंस है, और इस तरह से आप लोग इसमें डिफरेंस लिख के भी आ सकते हो। एक बार फिर से हम सभी डिफरेंस को सुन लेते हैं, ठीक है ना। हमारा पहला तो हमने मिटा दिया, तो सुन लीजिए, आप लोगों के पास लिखा होगा। पहला हमने क्या लिखा था कि सेल डिवीजन ओनली वन टाइम। यहाँ पर मतलब माइटोसिस में सेल का डिवीजन सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है, एक ही बार होता है ना, अगेन नहीं होता। मतलब 1 से 2 सेल बन जाएंगी और वहीं पर जो है माइटोसिस खत्म हो जाता है। जबकि मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में सेल डिवीजन 2 बार होता है ना। इसलिए हम कहते हैं क्या कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह ही होता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा था कि इसमें सेल डिवीजन हमें 2 बार देखने को मिलेगा। देन फिर इसमें क्या था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज सेम। मतलब जितने क्रोमोसोम्स इसके पेरेंट सेल्स में रहते हैं वही क्रोमोसोम्स हमें इसके डॉटर सेल में भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम। जबकि यहाँ पर क्या होता है? आधे हो जाते हैं। तो वही हमने लिखा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ इन डॉटर सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल्स में। फिर नेक्स्ट, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड हीलिंग। कि जो माइटोसिस है वो किससे एसोसिएटेड है? वो ग्रोथ और हीलिंग कराता है। हमारे बॉडी की ग्रोथ हो पा रही है, हम छोटे से बड़े जो हो पाते हैं, है ना। पहले हमारी हाइट इतनी कम रहती है, धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है। हमारे अंदर के ऑर्गन की जो ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है, वो किस कारण से हो रही है? जो है माइटोसिस डिवीजन के कारण हो रही है। हीलिंग भी यदि हमें हो रही है, चोट लग जाती है, कहीं कोई कट आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, वो भी माइटोसिस डिवीजन के कारण होती है। तो वो सब माइटोसिस से होगा। देन लेकिन जब हम मियोसिस में देखते हैं तो इसका हीलिंग से या ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। ये क्या करता है? इसका मेन पर्पस रहता है गैमेट्स को बनाना, मतलब स्पर्म को बनाना और ओवा को बनाना, है ना। और दोनों में हाफ हाफ क्रोमोसोम्स भेजना, ताकि आगे की जनरेशंस के लिए काम कर रहा होता है। ये आगे की जनरेशन के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट बात करें हम किसकी? माइटोसिस की। तो यहाँ पर हमने लिखा इट अकर सोमेटिक सेल। ये हमेशा सोमेटिक सेल्स में दिखाई देगा। ये हमें कहां पर दिखाई देता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हमने लिखा है वन सेल इज डिवाइडेड एंड गेट 2 सेल विच आर सेम। एक सेल डिवाइड होकर यहाँ पर 2 सेल बनाती है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सेम होती है। मतलब जैसी सेल पेरेंट सेल रहेगी वही सेल्स यहाँ पर हमें डॉटर सेल्स में दिखाई देगी। जबकि यहाँ पर क्या होता है? इट पर्पस इज वेरी, कहा गया ये है ना, वन सेल इज डिवाइडेड, है ना, वन सेल इज डिवाइडेड एंड गेट 4 सेल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेल डिवाइड हो रही है, वो कितनी बना रही है? 4 बना रही है। क्यों 4 बना रही है? क्योंकि हम जानते ही है कि एक जो है स्पर्म जब बनेगा तो एक सेल डिवाइड होगी, उसमें कितने आएंगे? पहले तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। फिर क्या होगा? क्रोमोसोम्स हाफ में डिवाइड होके अगेन उसमें मियोसिस 2 होगा और फिर 4 सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 सेल्स बन रही है विच आर डिफरेंशिएट फ्रॉम पेरेंट सेल, जो कि पेरेंट सेल से क्या हो सकती है? डिफरेंशिएट हो सकती है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? इट इज प्रोफेज इज वेरी स्मॉल इन इट, प्रोफेज इज वेरी स्मॉल। इसके अंदर क्या होगा? प्रोफेज बड़ा छोटा होता है। प्रोफेज के अंदर अगेन कोई भी यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलती हमें कि सब स्टेजेस देखने को मिले। जबकि इसमें क्या होगा? इट इज प्रोफेज, इन इट प्रोफेज इज वेरी लॉन्ग। इसका प्रोफेज काफी लॉन्ग रहता है। और इसके अंदर अगेन हमें क्या देखने को मिलती है? 5 सब स्टेजेस देखने को मिलती हैं। और 5 सब स्टेजेस के नाम भी हमने बताए थे। लेप्टोटीन हो गया, देन जाइगोटीन हो गया, पेटिटीन हो गया, देन डिप्लोटीन हो गया और डाइकाइनेसिस हो गया। देन आगे हम देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है इन इट क्रॉसिंग ओवर एंड साइनेप्सिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसके अंदर क्या है? क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। यदि ये साइनेप्सिस ना हो और क्रॉसिंग ओवर
जानते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इस वर्ल्ड में, ठीक है ना। वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्लोन बनने लग जाएंगे, मतलब फिर बच्चों के जन्म नहीं होंगे, पेरेंट्स के ही क्लोन बनेंगे, और हमेशा एक ही क्लोन रहेगा, उसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को हमें नहीं मिलेगा। मतलब फिर बच्चों में आने वाली जनरेशन 50 पीढ़ियां भी आ जाएंगी, तो 50 पीढ़ियों में ही ये अगर क्रॉसिंग ओवर ये सब नहीं चल रहा है तो 50 पीढ़ी ये मान के चले कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है वो मरने के बाद भी वो फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसके कैरेक्टर भी, जो उसके बच्चे के कैरेक्टर रहेंगे, जो उसका देखने का जिस तरह से वो दिखेगा, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा, जितनी हाइट एक्सचेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें वेरिएशंस, डिफरेंशिएशंस देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं आने वाले बच्चों में। लेकिन यदि ये प्रोसेस ही ना हो तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा, क्लोन बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। वही व्यक्ति बार बार मर के जीवित होता रहेगा, एक ही व्यक्ति चलता रहेगा, ठीक। तो बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ तक कि ऐसा भी होगा कि जो दो, अगर मान लो 2 ब्रदर हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसी क्लोन ही रहेंगे, मतलब सब एक दूसरे के क्लोन रहेंगे, है ना। एक दूसरे के सब क्लोन ही रहेंगे, इस दुनिया में सभी क्लोन रहेंगे एक दूसरे, ठीक। दे आगे, जबकि ये हमें इसमें दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस। लास्ट हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन आर सीन इन नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन और डिफरेंशिएशन हमें किस कारण से दिख रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण दिख रहा है और साइनेप्सिस के कारण दिख रहा है, जबकि यहाँ पर ये कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने ये कुछ 8 या 9 डिफरेंशिएशंस पढ़े हैं, है ना। 8 पढ़ लिए, 8 डिफरेंशिएशंस हमने पढ़े हैं, दोनों को हमने डिफरेंस करके पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाता है। चलिए, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। सिंपल तो लगा होगा क्योंकि आपने माइटोसिस पढ़ लिया और मियोसिस पढ़ लिया। तो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ने के बाद तो ये आप डिफरेंस आराम से कर ही सकते हैं। टाइमिंग रह गया सर, टाइमिंग। क्या टाइमिंग रह गया? टाइमिंग हाँ, टाइमिंग। सेल डिवीजन में किस में ज्यादा समय लगता है और किस में कम समय? देखिए, ये जो है ज्यादा समय तो लगेगा इसमें, मियोसिस में लगता है ज्यादा समय। हाँ जी सर। माइटोसिस में 1 से 2 घंटे लगते हैं ना? किसमें? 3 घंटे। माइटोसिस में 1 से 3 घंटे लगते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। चाहे वो माइटोसिस हो, चाहे वो मियोसिस हो, इसका हम अपन जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें माइटोसिस थोड़ा सा जल्दी टाइम लेता है, मियोसिस थोड़ा सा लेट टाइम लेता है। अब देखिए, पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी मेल में स्पर्म, मैच्योर स्पर्म जो है वो 3 से 4 घंटे में ही बन जाए। हो सकता है किसी में 7 दिन भी लग सकते हैं मैच्योर स्पर्म बनने में, मतलब मियोसिस डिवीजन लेट हो रहा है उस मेल में। किसी मेल में 3 दिन में भी बन जाते हैं, किसी मेल में 24 घंटे में भी स्पर्म का जो है जेनेसिस हो जाएगा। ऐसे ही हम माइटोसिस में भी देखते हैं, किसी का हीलिंग जो है वो 4-5 घंटे में हो जाता है, किसी का 8 घंटे में हील होता है, किसी का जो है 3 दिन में हील होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, कि किसकी बॉडी की सेल्स किस तरह से रिएक्ट कर रही है ना। पूरा सेल के ऊपर है ना, तो इसका कोई एग्जैक्ट ऐसा टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन इन दोनों का टाइम में यदि हम डिफरेंशिएशन देखें तो ये जल्दी हो जाएगा। सॉरी, माइटोसिस जल्दी होगा, मियोसिस थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन? सर जी, मियोसिस के कारण सेल जनरेशन में क्रोमोसोम की संख्या आधी क्यों हो जाती है? अरे आधी क्यों नहीं होगी? ह्यूमन, देखिए, बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन से। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें हम। यस सर। देखिए, क्वेश्चन आया कि आधी क्यों हो जाती है मियोसिस में, आधी क्यों हो जाती है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को जन्म लेना है। देखिए, हो क्या रहा है मियोसिस में, क्या हो रहा है ये देखिए। ये मान लो स्पर्म है, अभी ये ऐसा स्पर्म है, ये अभी कैसा स्पर्म है जो कि मैच्योर नहीं है, ठीक है ना, इमैच्योर है। और इमैच्योर स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या बोलते हैं? ये अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, अभी हम इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ये मेल की टेस्टिस में होता है, ठीक है ना। अब अभी इसमें कितने, और मेल, और इसमें कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 46। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं ना।
मतलब ह्यूमन बीइंग में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उसमें से स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 46। अब इसका क्या होगा? डिवीजन होगा। जब इसका डिवीजन होगा तो क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? इसमें मियोसिस 1 डिवीजन हुआ। अब क्या होगा? आगे चल के इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा, 2 बार होता है ना मियोसिस, फिर इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23 रहेंगे, यहाँ भी क्या होगा? फिर से डिवीजन होगा, इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23 रहेंगे। और ये क्या बन चुके हैं यार? ये स्पर्म बन चुके हैं, मैच्योर स्पर्म बन चुके हैं। देखिए फिर से समझिए, जब ये स्पर्म इमेच्योर था तब इसके अंदर क्या थे? 46 क्रोमोसोम्स थे और उसको हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। इसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए। फिर मियोसिस 2 बार होता है, ये एक बार मियोसिस हुआ, फिर दूसरी बार फिर से मियोसिस हुआ। और हम जानते हैं जब सेकंड टाइम मियोसिस होता है तब वो जो है वो माइटोसिस की तरह होता है ना, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रहती है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो जब अगेन बनेंगे तो इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। और हम ये भी जानते हैं कि एक सेल से कितने स्पर्म बनते हैं? 4 स्पर्म बनते हैं। ऐसे कई सारी सेल्स होती हैं जो कि क्या होती है? डिवाइड होती है और करोड़ों की संख्या में स्पर्म मेल में बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 46 से ये आधे आ गए, है ना। 46 से कितने हो गए? 23 हो गए। ऐसा ही हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मान लो ओवा है, ये क्या है? ओवा। और जब ओवा जब मैच्योर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। ऊगोनिया, ये क्या है? ऊगोनिया। जैसे कि ये स्पर्मेटोगोनिया है ना, इससे जब ओवा भी मैच्योर नहीं होता तब हम उसको क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। अब ऊगोनिया क्या करेगा? इसमें फिर से क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा ना। और जब मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा? इसमें आधे आ जाएंगे, इसमें आधे आ जाएंगे। फिर अगेन इसमें फिर से क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। तो यहाँ भी कितने बन गए हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास कितने बन जाएंगे? 4 ओवा बन जाएंगे। देखिए फीमेल में भी 4 ओवा बनते हैं एक ऊगोनिया से। मेल में भी क्या होते हैं? 4 स्पर्म बनते हैं एक सेल से। लेकिन याद रखना एक चीज हम बता दें, फीमेल में ये 3 जो है खराब हो जाते हैं, ठीक है। 3 क्या होंगे? ये बॉडी, क्या बोलेंगे? जो खराब होने वाले ओवा रहते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो ये जो 3 बने हैं ये इसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी। पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, काम के नहीं रहते, लेकिन एक ही काम का रहता है, ठीक है ना। एक ही ओवा सिक्रेट होगा ना तो एक ही काम का। अब देखिए 23 है ना, आप लोग बोल भी नहीं रहे यहाँ पर, सर आपने 24 लिख दिया है ना। 23 रहेंगे ना, हमने 24 लिखा। दिखाई नहीं रहा बोर्ड पर क्लियर। अच्छा बोर्ड नहीं दिख रहा तो चलिए सुन लीजिए, है ना। 23 जो तो इसमें से 3 क्या हो गई? पोलर बॉडी है, ये क्या हो जाती है? खराब होकर बाहर निकल जाएंगी। लेकिन एक जो ओवा है वो 23 वाला वो आगे चल के प्रोसेस में आएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन शेन मंसूरी जी जो आपने अभी हमसे पूछा कि 46 से आधे क्यों हो गए। अब देखिए ये एक्चुअली इसका मेन पर्पस क्या है? ये बने क्यों है? स्पर्म बनता क्यों है? ओवा बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ आगे की जनरेशन के लिए, एक ह्यूमन बीइंग को जन्म देने के लिए, इसलिए बन रहा है ना। हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म क्यों बन रहा है या ओवा क्यों बन रहा है फीमेल के अंदर? बिकॉज ऑफ हमें करना क्या है? एक आने वाली जनरेशन को क्रिएट करना है, हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। और जब जनरेशन को हमें आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इंसानों को ही जन्म देना है, किसी दूसरे व्यक्ति को जन्म, या कह सकते हैं कोई कुछ अलग से जन्म नहीं देना है, कोई एनिमल को जन्म हमें नहीं देना है। अब होगा क्या? जब इंसानों को ही जन्म देना है तो इंसानों में कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग को ही जब हमें जन्म देना है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो होगा क्या? यहाँ से एक ओवा आएगा और यहाँ से एक क्या आएगा? स्पर्म आएगा। ओवा के अंदर कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं और स्पर्म के अंदर भी कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं। और जब ये आगे फ्यूज हो जाएंगे तो कितने क्रोमोसोम्स बन जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। और जब 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे तभी ये ह्यूमन बीइंग की तरह लगेगा। अगर मान लो इसके अंदर
ज्यादा क्रोमोसोम्स होते। मान लो ये अगर डिवाइड नहीं होता, मान लो 46 क्रोमोसोम्स ही होते, तो 46 हमें मिलते किससे? पिता से। वो 46 ही हमें कहां से मिल जाते? मदर से मिल जाते। 46 और 46 कितना हो गया? 6 उसमें 12, 2 5 4 और 8 9, 92। एक मीटिंग चल रहा है, 5 के मिनट में अंदर खत्म कितने हो जाते? 92 हो जाते। समझ पा रहे हो? अगर मान लो ये डिवीजन नहीं होता तो 46 क्रोमोसोम कहाँ मिलते? स्पर्म में होते। 46 ही कहाँ होते? ओवा में होते। वो 46 और 46 जब मिलते तो बच्चों में कितने हो जाते? 92 हो जाते। मतलब 92 अगर हो जाते तो वो ह्यूमन बीइंग की तरह लगता ही नहीं, पता नहीं क्या जन्म ले लेता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 ही होते। फिर वो सुपर मैन बन जाता, वो पता नहीं क्या क्या, वो हवा में उड़ने लग जाता, उसके 4-5 हाथ होते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर 46 क्रोमोसोम्स के अंदर फुलफिल हो जाते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं, 10 उंगलियां होती हैं, आंखें सामने होती हैं, कान जो है साइड में ही रहेंगे। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स को डिसाइड कर रहा है कि कैसा क्या होना चाहिए। आंखें सामने ही होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब एक्स्ट्रा हो जाते तो वो कुछ अलग भी डिसाइड करने लग जाते कि नहीं 4 हाथ होने चाहिए, तो पता चल रहा है 4 हाथ हैं, पता चल रहा है 10-15 सिर हैं, आंखें यहाँ नहीं होके आंखें ऊपर हैं, है ना, यहाँ है, कहीं भी आंखें हो सकती थी। जेनाइटल्स जहां होने चाहिए वहां जेनाइटल्स नहीं है, कहीं और जेनाइटल्स है। तो ये 92 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो जाते ना, तो वो एक्स्ट्रा चीजें डिसाइड करने लग जाते। अभी देखिए और क्या होता, अभी तो ये बहुत कम कहानी बताई। अब देखिए, अब ये बच्चा जब बड़ा हो जाता, ठीक है ना, इसको 92 मिल गए ना, अब आप कह रहे हैं कि ये अगर होता ही नहीं तो क्या होता? तो क्या होता? अब ये 92 तो हो गए, अब ये बड़ा होता, इसकी शादी होती, अब इसको कोई फीमेल मिलती, उस फीमेल के पास भी तो 92 होते, उसके पेरेंट्स से मिले होते। अब 92 फिर से यहां से आते, 92 फिर से यहां से आते। इन दोनों की मैरिज के बाद जब ये किसी बच्चे को जन्म देते तो अब 92 यहां से आते और 92 यहां से आते, अब कितने हो जाते? फिर आने वाली जनरेशन में और ज्यादा हो जाते। कितने हो जाते? 184 हो जाते। अब सोचिए अब क्या होता, मतलब समझ रहे हो आप कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती तो क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती। और आज हम जो है, आज हम इंसानों की तरह लगते ही नहीं, क्योंकि हमारी पीढ़ियों से भी अगर कुछ चल रहे होते, इस तरह से प्रोसेस चल रही होती, तो आने वाली जनरेशन में क्या होती? क्रोमोसोम्स बढ़ते जाते, क्रोमोसोम्स बढ़ते जाते, क्रोमोसोम्स बढ़ते जाते, और हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की स्टडी भी नहीं कर पाते। कैसे कर पाते? फिर स्टडी ही नहीं होती ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है बड़ी सोच समझ के बनी हुई है, ठीक है ना। जिस किसी ने, ईश्वर ने, नेचर ने, गॉड ने इस चीज को बनाया है, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखकर बनाया है, कहीं कोई वेरिएशंस नहीं आए, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पता चल रहा है कि, है ना, पता चल रहा है कि आज से 10 पीढ़ी बाद, 15 पीढ़ी बाद वो इंसान रहता ही नहीं, वो कुछ और ही रहता, क्योंकि क्रोमोसोम्स कितने ज्यादा आ जाते हैं। सर रावण के 10 सिर कैसे होते हैं सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? सर रावण के 10 सिर थे। थैंक यू सो मच सर जी। एक क्वेश्चन और आ रहा है माइंड में कि जब जुड़वा बच्चा होता है, क्वेश्चन आया, सुन लीजिए। अब उस समय क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नहीं, स्टडी की नहीं जाती थी, और रावण का विसरा है नहीं है अपने पास, तो पता कर सके तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे। विसरा समझते हो ना, मतलब उसमें डॉक्टर नहीं थे सर, जो दृष्टि से ट्रीटमेंट होता था उस समय, डॉक्टर नहीं थे रावण के जमाने में। उस समय क्या है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, क्रोमोसोम्स की इतनी ज्यादा स्टडी हुई नहीं थी, नहीं तो पता चल जाता रावण के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे। हो सकते थे उनमें ज्यादा क्रोमोसोम्स होते होंगे। देखिए पहले के जो इंसान थे उनकी हाइट बहुत लंबी लंबी थी, है ना। कहा जाता है महाभारत काल में, रामायण काल में क्या होता था कि हाइट जो है बहुत लंबी लंबी रहती थी, ठीक है ना, और वो लोग ज्यादा टाइम तक भी जीते थे। आज के समय की जो हम देखें 70 साल 75 साल जीते हैं, पहले 1000 वर्षों तक भी जी लेते थे, है ना। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो, स्टडी की हो, तो पहले के मानव, ठीक है ना, रामायण काल या महाभारत काल की बात करें तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो लोग जीते थे। इसका कारण क्या हो सकता है? हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं।
कि उनके अंदर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स रहते होंगे, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्टडी हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ उनका विसरा हमें मिला नहीं है। उनका विसरा हमें मिल जाता तो उस विसरे से क्या कर सकते थे, हम स्टडी कर सकते थे कि कितने क्रोमोसोम्स थे। आगे चल के हो सकता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या में कुछ थोड़ा बहुत हो गया हो, वेरिएशंस आ गए हो, इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, इवोल्यूशन हो गया हो तो वो अब क्रोमोसोम्स कम हो गए हो। जैसे अभी रावण का क्वेश्चन आया 10 सर थे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि रावण के 10 सर थे, ठीक है ना, गायब भी हो जाता था रावण सुपरमैन की तरह, ठीक है ना। तो हो सकता है एक्स्ट्रा कुछ क्रोमोसोम्स हो, उस कारण से कुछ स्पेशल पावर हो उनके अंदर, ठीक है ना। सर जी जब जुड़वा बच्चा होता है तो लगभग दोनों सेम दिखते हैं और कहीं कहीं देखा है कि सेंस भी दोनों बच्चे में एक जैसा होता है, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, जो क्रॉसिंग वाला क्लोन वाला जो पॉइंट है, ये कुछ इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें? नहीं नहीं, देखिए जुड़वा बच्चों की अगर आप बात करें तो जुड़वा बच्चों में एक्चुअली क्या है कि वो आपने शायद क्लास अटेंड हमारी की नहीं होगी कि जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है हेटेरोजाइगोटिक, एक होता है मोनोजाइगोटिक। देखिए इस तरह से जल्दी से देखिए, आप लोग म्यूट रखें, सिद्धूर रहमान जी, सिद्धूर रहमान जी म्यूट रखें। अच्छा ओके रहमान जी, चलिए देखिए जुड़वा बच्चों का एक्चुअली क्या होता है, जल्दी से हम देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक ओवा लेफ्ट ओवरी से निकलता है, एक महीने में कहां से निकलता है, राइट ओवरी से। मान लो ये लेफ्ट ओवरी है, यहाँ से एक महीने में ओवा निकलेगा, दूसरे महीने में यहाँ से निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, दोनों ओवरी क्या करती है, ओवा को एक साथ दो ओवा सिक्रीट कर देती है। अब क्या हुआ, दो ओवा आ चुके हैं, अब क्या होगा, दो ओवा आ गए हैं और स्पर्म तो करोड़ों रहते ही, मिलियन नंबर में रहते हैं स्पर्म। तो क्या होता है, एक स्पर्म इस ओवा को फ्यूज कर देता है, दूसरा स्पर्म इस ओवा को फ्यूज कर देता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, दो जाइगोट बनने लगते हैं, एक जाइगोट ये बनाने लगेगा, एक जाइगोट ये बनाने लगेगा। इस तरह के जाइगोट को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगोटिक। हेटेरो मतलब दो अलग अलग ओवा थे और दो अलग अलग स्पर्म थे, इनके कैरेक्टर अलग हो सकते हैं, एक मेल हो सकता है दूसरा फीमेल हो सकता है, दोनों देखने में भी अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की आदतें भी अलग अलग हो सकती हैं। अब दूसरा जो आप कह रहे थे कुछ क्या रहते हैं, हाँ सर, कभी कभी देखा गया है कि एक जैसे दिखते हैं और दोनों का सेंस एक होता है। क्या कभी कभी देखा गया है लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और दोनों बच्चे में सेंस एक ही होते हैं कि एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा भी रोने लग गया, एक बच्चे को भूख लगी है तो फिर दूसरे को भी लगी है। वो एक्चुअली क्यों होता है, नहीं देखिए वो होता है किस कारण से, वो होता है हमारा, आवाज आ रही है हमारी आप लोगों को? जी सर आ रही है। सुन पा रहे हैं? देखिए वो होता है, वही तो हम बता रहे हैं, ये तो था हमारा हेटेरोजाइगोटिक और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, मोनोजाइगोटिक हो सकता है। मोनोजाइगोटिक में क्या होगा कि एक ही ओवा है और एक ही क्या है, स्पर्म है। ये देखिए मान लो ये हमारा ये दो ओवरी है लेकिन यहाँ से एक ही ओवा सिक्रीट हुआ और ये सिक्रीट होकर यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, ठीक है ना, यूट्रस की कहा गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही आ गया। अब एक स्पर्म ने क्या करा, इसको फ्यूज कर दिया। अब जब यहाँ पर क्या बनेगा, जब यहाँ पर बेबी बनेगा, मान लो ये बेबी की ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के समय क्या होता है, कभी कभी ये बीच में से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है, ठीक। अब ये टूट गया, बीच में से डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक सेल अपना एक एम्ब्रियो बनाने लग जाएगी, दूसरी सेल भी क्या बनाने लग जाएगी, एक एम्ब्रियो बनाने लग जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये है हमारा मोनोजाइगोटिक। तो इसमें क्या है, सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि ये सेल एक ही थी, एक ही स्पर्म था, एक ही ओवा था, तो इसके कैरेक्टर भी सेल होंगे, जो है सेम रहेंगे। एक रोता है तो दूसरा भी रो सकता है, ठीक है ना। यदि एक गर्ल है तो दूसरी भी गर्ल ही निकलेगी, 100% गर्ल होगी, और यदि एक मेल है तो दूसरा भी 100% यहाँ पर हमें मेल देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया? जी सर थैंक यू सर। बच्चे भी देखने को मिलते हैं सर, 3 बच्चे भी जुड़े हुए होते हैं सर। क्या सर कई बार 3 बच्चे भी जुड़े हुए होते हैं एक साथ। तो 3 भी हो सकते हैं, वो 3 भी इसी कारण से ही होते हैं ना। मान लो सेल ये 3 में डिवाइड हो जाए, वो तो देखो विकास है, बॉडी का विकास है, मान लो ये 3 सेल में डिवाइड हो जाए। अब एक सेल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, डिवाइड हो गई थी ये। जब इसका
ग्रोथ होते समय ये क्या हो गई थी, 3 में डिवाइड हो गई थी इस तरह से। अब क्या होगा, एक यहाँ से नई ग्रोथ होने लगेगी, एक यहाँ से होने लगेगी, एक यहाँ से होने लगेगी। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। 6-7 बार चलिए सफिशिएंट है आज के लिए इतना। आज तो जी साहब। समझ में आया? जी सर, बहुत अच्छे से सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिलते हैं ओके फिर सर। मंडे की क्लास। जी सर, गुड नाइट। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। कल फाइनल मैच है सर। कल फाइनल मैच है। ओके, थैंक यू सर। जी सर। कल फाइनल मैच का आनंद लीजिए। जी और जी परसों सर। मिलते हैं फिर इंडिया की जीत के साथ। जीतेंगे सर, जीतेंगे 100% इंडिया की जरूर जीत के साथ जीतेंगे मिलते हैं परसों अपन, है ना। सर इसका क्वेश्चन मिल सकते हैं पहले? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसका क्वेश्चन मिल सकते हैं? अब क्या स्क्रीनशॉट लेंगे, आज तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। सर मतलब जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों से आप ले लेना स्क्रीनशॉट। चलिए, है ना। जो आप स्टडी करा रहे हैं इसका क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे चैप्टर के पीछे होते हैं? नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं। सर मैं बोल रहा हूँ जो एग्जाम, जो चैप्टर आप स्टडी करवा रहे हैं उसका जो एग्जाम एंड पे जाके क्वेश्चन होते हैं ना, वो मिल सकते हैं? हाँ ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते हैं क्वेश्चन। वो हमारी किताब बुक्स के अंदर नहीं है, तो आप कृपा करके इसके अंदर थोड़ा चानन पा दोगे? नोट्स चाहिए आप लोगों को? नोट्स, हाँ जी सर, नोट्स भी चाहिए और क्वेश्चन भी चाहिए, जिसके जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। सर जी, उनके कहने का मतलब ये है सर, अब आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, सेंटर में हम बात कर लेंगे, सेंटर से लेके आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं ना। ओके सर, ओके, क्योंकि उनकी जरूरत तो बहुत जरूरी, क्योंकि उसके साथ रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे किस तरह से आते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।